नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 8 के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अंतर्गत अध्याय 5 न्यायपालिका पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम लोग पाठ के अंदर के प्रश्न को देखेंगे। उसके पश्चात जो पाठ के अंत में प्रश्न दिए गए हैं उसको यानी कि अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग का है पाठ के अंदर से, आपकी समझ में कौन सही है, गीता या उसके भाई? आपस में चर्चा कीजिए। तो मेरी समझ में गीता सही है, क्योंकि पिता की संपत्ति में सभी संतानों का बराबर का हिस्सा होता है। गीता की मांग सही है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत हैं? मैं ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ग्राम कचहरी के लोगों की मानसिकता गलत थी। ऊंची अदालत ने भी ग्राम कचहरी के फैसले को रद्द कर दिया। अगला तीसरा क्वेश्चन है, अदालत ने गीता के पक्ष में क्या फैसला सुनाया और क्यों? तो अदालत ने फैसला सुनाया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में सभी संतान चाहे बेटा हो या बेटी बराबर के हकदार हैं। अतः अदालत ने गीता के पक्ष में फैसला सुनाया। गीता को उनका हिस्सा 3 लाख रुपए मिल गया। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी के पढ़ने के बाद न्याय के बारे में आपकी क्या समझ बनती है? इस पर अपनी शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए। तो इस कहानी के पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होने पर वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। न्यायालय व्यक्ति के सम्मान और अधिकार की रक्षा करता है। अब अगला क्वेश्चन है, अपने शिक्षक की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। इसमें है विवाद के प्रकार और उसका उदाहरण लिखना है। तो विवाद का प्रकार में है केंद्र और राज्य के बीच विवाद। तो इसका उदाहरण है, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा लेकर विवाद देखने को मिलता है। विशेष राज्य का दर्जा देने के संबंध में भी विवाद देखने को मिलता है। दूसरा है दो राज्यों के बीच विवाद। तो नदी के पानी के बंटवारा को लेकर अक्सर विभिन्न राज्यों के बीच भी विवाद देखने को मिलता है। आगे है दो नागरिकों के बीच विवाद। तो भूमि बंटवारा एवं विभिन्न मुद्दों को लेकर दो व्यक्तियों के बीच अक्सर विवाद देखने को मिलता है। छठा क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या किया गया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला है विधायिका एवं कार्यपालिका जैसी शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में किस तरह की बाधाएं आती है? तो अक्सर यह देखने को मिलता है कि कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुंच का प्रयोग करके न्यायपालिका की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस पाठ में जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात पाठ के जो अंत में प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। ये अभ्यास के प्रश्न हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? कारण सहित समझाइए। तो इसका आंसर होगा, इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में कोई भी गरीब व्यक्ति अमीर या ताकतवर व्यक्ति से मुकदमा जीत सकता है यदि न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईमानदारी से फैसला सुनाए। इसके साथ ही गरीब व्यक्तियों को लंबे समय तक मुकदमा लड़ने के लिए न्यायिक सुविधाएं दी जाए। दूसरा क्वेश्चन, हमें न्यायपालिका की जरूरत क्यों है? तो विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच, दो राज्यों के बीच, दो नागरिकों के बीच अथवा सरकार एवं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है तो इसे सुलझाने के लिए न्यायपालिका की जरूरत होती है। इसके साथ ही मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। अब अगला क्वेश्चन है, निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी है। न्यायपालिका की संरचना को पढ़ने के बाद उसका एक चित्र बनाइए। तो न्यायपालिका की संरचना निम्न प्रकार से है, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, उसके बाद
उच्च न्यायालय है, उसके बाद जिला न्यायालय है, उसके बाद अनुमंडल न्यायालय है और अंत में ग्राम कचहरी है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए विधायिका और कार्यपालिका को इससे अलग रखा गया है। न्यायपालिका के कार्य में विधायिका एवं कार्यपालिका किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। कोई भी व्यक्ति न्यायालयों में पर अपने पद या रुतबा का ध्वंस नहीं दिखा सकता। ऐसा करने पर वह व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के अर्थ में दंड का भागी भी हो सकता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो न्याय पाने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कानूनी प्रक्रिया का लंबे समय तक चलना है। लंबे समय तक चलने के कारण गरीब लोगों को काफ़ी आर्थिक एवं मानसिक समस्या से गुजरना पड़ता है। गरीब लोगों को आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर पाना मुश्किल होता है। सभी लोगों को न्याय मिल सके इसके लिए न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाए। गरीब लोग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाए। लोक अदालत के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का हल किया जाए। अब अगला क्वेश्चन है, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसका आंसर है, यदि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गरीब लोगों को न्याय प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। धन एवं पहुंच के बल पर अमीर लोग आसानी से मुकदमा जीत जाएंगे और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति किस प्रकार न्याय पा सकता है। मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता है। तो कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति को न्याय प्राप्ति के लिए निम्न कार्य किए जा सकते हैं। पात्र व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। लोक अदालत की सहायता से समस्या का हल किया जाना चाहिए। विधिक शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। पारिवारिक विवादों को सुलह के आधार पर निपटारा किया जाना चाहिए। अब है, मुफ्त विधिक सहायता के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए। उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो, वह अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो, वह मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हो या भिखारी हो, वह 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची या 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो, वह मानसिक रूप से बीमार या अक्षम व्यक्ति हो। अब अगला क्वेश्चन है, लोक अदालत क्या है। लोक अदालत में दीवानी एवं सुलह युक्त फौजदारी मुकदमों का निपटारा होता है जो किसी न्यायालय में लंबित हो। कोई एक पक्ष या दोनों पक्ष के आवेदन पर मुकदमा लोक अदालत में भेजा जा सकता है। न्यायालय अपनी इच्छा से भी कोई मामला लोक अदालत को भेज सकता है। तो ये इस पाठ का प्रश्न उत्तर था। अगले दिन हम लोग न्यायिक प्रक्रिया पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसके पश्चात इस पाठ के अंदर और अभ्यास के प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। आप लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं कमेंट कीजिए। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।